अभी हम देखेंगे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव पावर में पहले है कि कोई मतलब जनरल इलेक्शन हुआ है, ठीक है? फिर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है, तो ये काम कौन करेगा? उसको अपॉइंट करने का काम करते हैं हमारे राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट, ओके? और उसके बाद प्रेसिडेंट की एडवाइस पे ये अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ओके? फिर ये किसको और अपॉइंट कर सकते हैं, तो एजीआई को अपॉइंट कर सकते हैं, मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। और ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या होते हैं, मेन वकील होते हैं, मेन एडवोकेट होते हैं, जो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी केस करता है, ठीक है, उनके खिलाफ में, तो उसको ये लड़ने का काम करते हैं। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कैग। कैग को कौन अपॉइंट करता है, तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इसको बोलते हैं, और ये देखता है पूरा लेखा जोखा कि जो पैसे हैं, ठीक है, जो रुपए पैसे जो भी हैं वो सही से खर्च हो रहे हैं या नहीं, तो इसके लिए कैग होती है। फिर आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, यूपीएससी मेंबर हो गए, फाइनेंस मेंबर हो गए, तो इन सबको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि ये क्वेश्चन कर सकता है किससे, प्राइम मिनिस्टर से एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, अगर इन्हें कुछ दाल में काला लगता है या लगता है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए सही। अभी हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर के बारे में। तो प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको अपॉइंट करते हैं, प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। अभी 58th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, जिनका नेम है चंद्रचूड़, वाई चंद्रचूड़, ओके? मतलब धनंजय वाई चंद्रचूड़ इनका नेम है। फिर अगर प्रेसिडेंट हैं, उनको किसी टॉपिक पे सलाह मशवरा करना है, एडवाइस लेनी सुप्रीम कोर्ट से, तो वो ले सकते हैं एकदम आराम से। और वो टोटली उन पे है कि उस एडवाइस को वो मानते हैं या नहीं मानते, मतलब कोई कंपल्सन नहीं है कि उन्हें फॉलो ही करना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी है। प्लस अगर किसी को कोई सज़ा मिली है, वो प्रेसिडेंट को अपील करता है, तो सज़ा को वो माफ़ करा सकते हैं, कम करा सकते हैं, बाइज्जत बरी तक करा सकते हैं। अगर किसी को डेथ स्टेटमेंट भी मिला है, ओके, डेथ सेंटेंस मिला है, सॉरी, तो उसकी भी सज़ा वो माफ़ करा सकते हैं। ये पावर होती है, ये मतलब काफ़ी स्पेशल पावर है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिली है। फिर हम फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट पेश करना होता है, ओके? तो पार्लियामेंट में पेश करना होता है, और ये काम कोई भी कर सकता है, वो खुद भी कर सकते हैं या किसी और से करा सकते हैं। तो आजकल आप सुनते हो कि निर्मला सीतारमन जब भी बजट आता है तो वो उसको मतलब बताती है कि किस सेक्टर को कितना कितना डिवाइड किया गया। तो निर्मला सीतारमन करती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को इसके लिए वो लोग चूज़ करते हैं अक्सर। फिर हाँ, हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। तो प्रेसिडेंट के पास कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का एक्सेस होता है, तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें वो यूज़ कर सकते हैं उस मनी को, ठीक है, जो नॉर्मल गवर्नमेंट फंड जो होता है उससे काफ़ी अलग होता है। और इसे हाँ, इसे प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट के पास ये भी होता है कि हर 5 साल पे वो फाइनेंस कमीशन बना सकते हैं, जो रेवेन्यू को डिवाइड करती है स्टेट और सेंटर के बीच में कि कितना परसेंट किसको मिलेगा। प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक पावर के बारे में, तो इंडिया को कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी हो या निगोशिएट करनी हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नेम पे वो करता है। और इसके साथ क्या होता है कि उसको साइन करता है, और उसको किसका अप्रूवल लेना पड़ता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसे ही अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो इंटरनेशनल लेवल पे, ओके, तो इंटरनेशनल फॉर्म पे तो वो प्रेसिडेंट किसको भेजता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए डिप्लोमेट्स को भेजता है, जैसे कि एम्बेसडर हो गए, हाई कमिश्नर हो गए, इनको भेजता है ये, और ये वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। ऐसे ही अगर फॉरेन से हैं तो फॉरेन एम्बेसडर आते हैं तो वो इंडिया विजिट करते हैं, तो उनको फैसिलिटेट कौन करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। डिप्लोमेटिक पावर हो गया। अब हम आपका नेक्स्ट देखते हैं मिलिट्री पावर। तो सुप्रीम कमांडर जो होता है, जो फोर्सेस होती हैं, उनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। अब आपको पता है 3 फोर्सेस हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी हो गया आपका, इंडियन नेवी हो गया और एयरफोर्स। इनके चीफ को कौन अपॉइंट करेगा, इनके चीफ को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ओके? एंड प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री के साथ अगर वॉर वाली सिचुएशन है, ठीक है, तो वो वॉर डिक्लेयर कर सकता है, ओके? एंड इसके साथ वो वॉर को रोक भी सकता है। ऐसा नहीं कि डिक्लेयर कर दिया तो अब वो रोक नहीं सकता है, ठीक है? उसे अगर लगेगा कि नहीं अभी मतलब रोक देना चाहिए तो वो रोक सकता है, और ये सब सलाह मशवरा से ही होता है, ओके? मतलब प्रेसिडेंट के पास इसमें वैसे खैर अच्छा खासा पावर होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि इमरजेंसी पावर के बारे में। तो 3 टाइप के इमरजेंसी पावर होते हैं, नेशनल, और प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल।
352 आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 चार का डिफरेंस है। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। तो इसमें दो सिचुएशन होता है। पहला सिचुएशन होता है वॉर एंड एग्रेशन, इस केस में लगता है। दूसरा सिचुएशन होता है आर्म्ड रेबेलियन। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग कंट्री के अंदर ही ग्रुपिंग करके अपना ग्रुप बना के और वेपन के साथ मतलब हथियार के साथ गवर्नमेंट का अपोज करते हैं। इंटरनली वो क्या कहते हैं दंगे वगैरह करने लगते हैं। तो इस चीज़ के इस मतलब इस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगता है। और हाँ, नेशनल इमरजेंसी आज तक लगा है 3 बार। 1962 में लगा था ये फर्स्ट टाइम इंडो चाइना वॉर के टाइम, फिर लगा 1971 में इंडो पाक वॉर के टाइम, फिर 1975 में लगा। और 1975 में किसकी सरकार थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की। तो ये अच्छा खासा चला था 2 साल तक। और हाँ, ये चीज़ हो गया। फिर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल, जो आर्टिकल 356 में आता है। इसमें क्या होता है कि गवर्नर है, अब उसको लग रहा है कि यहाँ की लेजिस्लेटिव मशीनरी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करी, वो फेल हो गई है। ठीक है, फेल हो गई है तो उस केस में वो या डिजॉल्व हो चुकी है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। थर्ड केस है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 है। तो इसमें है कि जब इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ख़राब हो गई। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब होने लगी, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगा, तो उस केस में क्या लगता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है।